टॉपिक लगातार न्यूज़ में चल रहा है। हमारे 12 वाला मैटर लीगल मैटर है, तो सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई है, तो अब अपन इसको पढ़ लेंगे कि क्या है इसके पीछे की लीगल क्राइसिस। अगर आप न्यूज़पेपर लगातार ट्रेंड में देख रहे हैं तो आपको ये न्यूज़ दिखाई दी होगा कि हमारे 12 के ऊपर पूरा का पूरा एक केस स्टडी आ चुका है। और मेन बात क्या है यहाँ पे उसको समझ लेते हैं कि अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने अगर अप्रूवल अपने को दे दिया मूवी दिखाने के लिए, तो उसके बाद गवर्नमेंट उसको रोक रही है, स्टेट गवर्नमेंट उसको रोक रही है, उसके बाद उसके कास्टिंग को उसको दिखाने को हाई कोर्ट ऑर्डर दे रहा है। तो ये समझ में नहीं आता है कि जब ऑलरेडी एक सेंट्रल बॉडी ने जिसके पास ये पूरी पावर है उस पर डिसीजन दे दिया है, तो फिर दूसरी कोई अथॉरिटी या दूसरी कोई गवर्नमेंट उसको डिनाई कैसे कर सकती है। अब CBFC किस गवर्नमेंट के अंदर आता है आप बताइए? स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है कि यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है? CBFC किस गवर्नमेंट के अंदर आएगा? सूरज, हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती है, हम उसको यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, राइट? तो CBFC यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएगा। तो जब यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके पास ये सारी पावर्स हैं, राइट, मूवी को के ऊपर इस शो ब्रॉडकास्ट देने की, सर्टिफिकेट देने की, तो वो क्लियर हो जाने के बाद कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, ठीक है? पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या रीज़न लगाई है? द टॉप कोर्ट रिफ्यूज टू एंटर इनटू द केस मेरिट्स एज अ रिट पिटीशन चैलेंजिंग द फिल्म रिलीज वॉज पेंडिंग इन द हाई कोर्ट। अब तुम्हें क्लैट कंसोर्शियम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है तुम्हारे लिए क्या लाइन इंपॉर्टेंट है? तुम्हारे लिए बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट सिर्फ ये वाली लाइन। दिस इज़ अ वेरी renowned, very famous legal principle. You see here that there is a writ petition. एक रिट पिटीशन फाइल की गई है हाई कोर्ट के सामने। रिट पिटीशन हाई कोर्ट के सामने आर्टिकल 226 के अंडर फाइल की जाती है जब भी कोई सिटीज़न ये कहता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। अब वो फंडामेंटल राइट्स अगर किसी सिटीज़न के वायलेट हो रहे हैं तो वो वायलेशन करने वाली बॉडी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट भी हो सकती है। बट एज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर हम सबसे पहले हाई कोर्ट के सामने जाते हैं आर्टिकल 226 के अंदर। हम आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में पहले जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज़ योर फंडामेंटल राइट, दैट्स वेरी ट्रू। आर्टिकल 226 is not your fundamental right, that is also true. But the kind of powers that High Court and Supreme Court have under the writ jurisdiction is almost same. In fact, High Courts have wider powers under Article 226. Supreme Court does not have much powers. Cutting to that, when we are reading this line, that there is a writ petition pending in the High Court. So as a principle, what do we understand? That if there is a writ petition pending for the same subject matter before the High Court, the Supreme Court will not interfere in such a writ petition. This information, that statement that I have stated, this information can be inferred from the highlighted statement that is before you. Understand the CLAT exam. It will not give you a direct principle. आप समझिए, अगर क्लैट कंसोर्शियम पैसेज में सीधा सीधा प्रिंसिपल लिख देगा तो हर कोई बच्चा उसको डिकोड कर लेगा, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स वही बच्चा डिकोड कर पाएगा जो न्यूज़पेपर में ट्रेंड्स को समझ रहा है, क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन की बात है। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन का कंपैरिजन है, जो कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते टाइम जब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 को कंपेयर करते हैं तब देखते हैं। और इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हमें रेस जुडिकाटा जैसे सिविल प्रोसीजर कोड के प्रिंसिपल्स में भी देखने को मिलता है।
रेस जुडिकाटा तो यही कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने सब्जेक्ट मैटर पे फाइनलिटी दे दी है तो उसको दोबारा उसी कोर्ट में इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट है रेस सब जुडिस का, रेस सब जुडिस, जो ये कहता है कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट के सामने पेंडिंग है, लंबित है मामला, तो उसी मामले पे संज्ञान कोई दूसरा कोर्ट, कोई दूसरा न्यायालय नहीं ले सकता। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और अंडर आर्टिकल 32 इस बात का ध्यान रखते हैं और इस बात का आदर करते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया। दूसरी चीज़ आप देखिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कैसे दिया। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट की वाइडर पावर्स को इन्वोक करते हुए गए, ये ना ही आर्टिकल 32 के अंदर गए, राइट। ये जो नॉर्मल पिटीशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि यहाँ पे अपने को कम्युनल टेंशन और ये सब की बात हो रही है, सो सुप्रीम कोर्ट हैज़ मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट्स पे केस सुनने से मना कर दिया। मेरिट्स पे केस ना सुनने का मतलब ये होता है कि केस की फैक्चुअल डिटेल्स को नहीं चेक किया जा रहा है। मतलब मूवी की स्क्रीनिंग रोकना है कि नहीं रोकना है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इस बात पे टिका हुआ है। अब एक्टर ने जो स्टेटमेंट्स दिए, मूवी के अंदर कोई गाना है अगर ऐसा जो कम्युनल टेंशन इन्वोक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं करेगा, ऑब्वियसली बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है दैट केस के मेरिट्स में हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। अज़ार भाषा तंबोली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर आया था, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी मूवी पे, बोला कम्युनल टेंशन होगा, ये मूवी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब रोक लगाया तो इसको कहा जा रहा है इंजंक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंजंक्शन दिया। इंजंक्शन देने के बाद हाई कोर्ट ने एक इंटरिम डिसीजन दिया। इंटरिम डिसीजन बोले तो वो फाइनल डिसीजन नहीं है, वो इंटरिम डिसीजन है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि हम स्क्रीनिंग ऑफ मूवी को हटा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग। मीनवाइल उस मूवी के जो स्टेटमेंट्स हैं, जो डायलॉग्स हैं, उसके लिए हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट्स को बुला के उनके ओपिनियन को जानेंगे, तब तक मूवी पे कोई रोक नहीं लगा रहे। तो हाई कोर्ट ने पहले इंजंक्शन ग्रांट किया, फिर एक इंटरिम ऑर्डर इशू करके इंजंक्शन को हटा दिया, यानी अब मूवी महाराष्ट्र में लगी है और चल सकती है। इससे अफेक्टेड कौन हुआ? अज़हर भाषा तंबोली। इन्होंने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट के सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट के उस इंटरिम ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। वो इंटरिम ऑर्डर क्या कर रहा था? बैन को हटा रहा था। वो बैन पहले किसने लगाया था? उसी हाई कोर्ट ने लगाया था। समझ गए? हिज पिटीशन alleged that the film's theme, explicit visuals and dialogues are not just hurtful, harmful and defamatory to the sentiments of Muslim community, but also incite hatred against Muslims, breach harmony, breach public order. Now, when CLAT consortium will give you this information, पता है तुम्हें क्या प्रिंसिपल समझना चाहिए ये लाइन को पढ़ के, कि आप सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन डाल सकते हैं अगर कोई मूवी, कोई स्टेटमेंट, कोई डायलॉग, कोई स्पीच हर्टफुल, हार्मफुल, डेरोगेटरी है, डिफेमेटरी है, या हेट्रेड बिटवीन कम्युनिटीज़ इंसाइट कर रही है, या हार्मनी ब्रीच कर रही है, या पब्लिक ऑर्डर ब्रीच कर रही है। क्योंकि जो ग्राउंड लेके पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी मामले पे सुनवाई करी, तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकारा कि जो ग्राउंड्स हैं पिटिशनर के वैलिड हैं। तो ये दो चीज़ें जो आपने सीखी आज, वो हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि आपको लीगल प्रिंसिपल, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो लीगल प्रिंसिपल जस का तस एज इट इज़ स्टेटेड लिखा मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि लीगल प्रिंसिपल आपको इन्फर करना होगा, आपको डेराइव करना होगा।
तो जब भी आप लीगल के पैसेजेस को पढ़ें तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में पहले ही होने चाहिए कि हमें ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है उस पैसेज में। सबसे पहला कि जो अथॉरिटी है जिसके सामने मामला चल रहा है वो कौन सी है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट है तो हम वाइडर एंगल पे सोचेंगे। अगर कई सारी हाई कोर्ट्स लिखी हुई हैं तो हमारे दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा कि यार कुछ ना कुछ हाई कोर्ट अलग अलग कह रही होंगी, उनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा। उसके बाद कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो सकती है। तो सबसे पहले कौन सी अथॉरिटी है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। सेकंड, उस अथॉरिटी के सामने किस तरह का मैटर जा रहा है, सिविल मैटर जा रहा है, क्रिमिनल मैटर जा रहा है। अगर सिविल मैटर जा रहा है तो उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है, अगर क्रिमिनल जा रहा है तो उसमें क्या सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, लॉ यूज़ हो रहा है। अगर एक ही तरह का लॉ है पूरे पैसेज में, एक ही तरह की बात हो रही है, तो आपको पता है कि एक ही दो प्रिंसिपल होंगे। लेकिन अगर कई डायमेंशंस पे वो बात करें तो आपको पता है कि इसमें से एक से ज़्यादा प्रिंसिपल निकलेगा। तो वो लॉ को आपको अंडरलाइन करके नंबरिंग करनी रहती है। ये प्रिंसिपल 1 निकल के आया, ये प्रिंसिपल 2 निकल के आया। ठीक है। प्रिंसिपल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? प्रिंसिपल वही होगा जो कोर्ट्स कह रही होंगी या जिस बेसिक बात पे कोर्ट रिलाय कर रहा होगा अपना ऑर्डर देते टाइम पे। तो ये दो ट्रिक्स जब आपने देखा कि अथॉरिटी कौन सी है, फिर आपने देखा कि लॉ कौन सा लग रहा है, सब्जेक्ट मैटर कौन सा है लॉ का, और फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि उसमें रिलीफ कैसी दे रही है कोर्ट। क्या दे रही है? रिलीफ कोर्ट कैसी दे रही है। रिलीफ फाइनल दे रही है, रिलीफ टेम्पररी दे रही है, कैसी रिलीफ दे रही है, वो आइडेंटिफाई करने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। ठीक है। हमें करंट अफेयर्स की क्लास अभी कंटिन्यू करनी है, बट हम आपको बस यहाँ पे एक जो स्किल है वो बताना चाह रहे थे। अगर आप ये खुद से इन्फर कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। बस मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, कि वो लिखी गए स्टेटमेंट्स को अवॉइड कर दे रहे हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये प्रिंसिपल है। तो उनके लिए ये जो चीज़ है ये काफ़ी हेल्प करेगी। फिर आज के न्यूज़पेपर में इंडिया में टीबी डायग्नोस्टिक टेक विन अक्लेम एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसको पढ़ना था, राइट। उसके बाद ये पूरा जो आर्टिकल है ये अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है। मैसेज इन द आरएसएस चीफ, ठीक है। द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल पीस इज स्टिल वर्किंग, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको आपको ज़रूर पढ़ना है क्रिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको भी आपको क्रिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है, इस वाले आर्टिकल को आपको नहीं पढ़ना था। इसके बाद डू कोalition गवर्नमेंट्स स्लो डाउन द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एजेंडा, क्या एक गठबंधन की सरकार इकोनॉमी की गति को स्लो कर देती है। इसको आपको गुड रीड की तरह पढ़ना है, राइट। बाकी डिटेल में नहीं जाना। कंट्रोवर्सी एलिगेशंस ओवर नीट यूजी, ये आपको नहीं पढ़ना है। चाइनाज ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ताइवान, ये आपको पढ़ना है। इसको भी आपको फटाफट गुड रीड करना है, कुछ लिखना नहीं है। राइटर स्पीकिंग ट्रुथ टू पावर द डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ डिसेंट, ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग लीगल सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, तो आपको ये वाला आर्टिकल ज़रूर पढ़ना चाहिए। राइटर्स जो हैं, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक वैल्यू ऑफ डिसेंट, ठीक है। तो ये वाला आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, आई विल टेल यू। बाकी नेशनल न्यूज़ में हमारे पास अगेन कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं निकल के आई है। यूरोपियन यूनियन की वाली न्यूज़ है डेटा ट्रांसपेरेंसी की, यू जस्ट हैव टू रीड इट, डोंट नो नोट मेकिंग, एंड यू विल फाइंड हियर जो इंटरनेशनल न्यूज़ है यहाँ पे भी कोई ऐसा मेजर फैक्ट निकल के नहीं आया है, राइट। ये सब डेवलपमेंट्स हैं ऑन ए डेली बेसिस जो हो रहे हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल न्यूज़पेपर को क्योंकि हम नहीं फोकस कर रहे हैं तो इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपने देखा कि एक छोटी सी न्यूज़ थी सुप्रीम कोर्ट की, वो उसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। आई विल शेयर द नेसेसरी आर्टिकल्स ऑल्सो, जो ये मूवी के ऊपर है, ठीक है, उसके वो हम डिस्कस कर लेंगे, उन आर्टिकल्स को भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी फ़िलहाल क्या करते हैं, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द करंट अफेयर्स पार्ट। अच्छा, एक ऐसे ही जेनरिक क्वेश्चन तुम लोगों से पूछ लेता हूँ मैं। एक जेनरिक क्वेश्चन है, वो ये है कि मान लो अनलॉफुल असेंबली का एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में, अनलॉफुल असेंबली नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें कहते हैं कि मोर देन 5 और मोर देन 5,
फाइव और फाइव मोर 5 या मोर देन 5 मेंबर्स मिलके एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कोई क्राइम करते हैं, कमिट्स अ क्राइम, ठीक है, तो ईच मेंबर इज लायबल। ठीक है, जिसको आप कहते हो वाइकैरियस लाइबिलिटी। क्या कहते हो? वाइकैरियस लाइबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ। वाइकेरियस लाइबिलिटी इन क्रिमिनल लॉ अनलॉफुल असेंबली है, ये सेक्शन 149 है। सेक्शन अपने नहीं इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मान लो देर आर 5 पर्सन, he has a gun, they have lathis, he has a sword, he has a sword and he also has a sword. There is this person and this person who are deceased. गाली गलौच होती है, ये 5 लोग मिलके इसको मार देते हैं और ऑफेंस लगता है 302 149 सब पे, राइट। साथ में सभी पे ऑफेंस लगता है 326 का, 149 और दैट इज कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, दैट इज कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, दिस इज मर्डर, और बाकी सब पे 323 जो लाठी से मारे, 323 149 सिंपल हर्ट। ठीक है, मान लो ये चार्जेस लग गए, सज़ा हो गई। अब हाई कोर्ट में मामला जा रहा है, ये पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, पर्सन डी है, पर्सन ई है। ठीक है, सॉरी, सेशंस कोर्ट में अपील जा रही है। तो सेशंस कोर्ट ने अपनी अपील में क्या किया? एक्विट कर दिया। किसको एक्विट कर दिया? एक्विट कर दिया बी और सी को, एक्विट कर दिया बी और सी और डी को भी। बी सी डी को क्या कर दिया? एक्विट कर दिया। नो एविडेंस ऑफ एनी इंजरी, नो एविडेंस ऑफ एनी इंजरी कॉज्ड बाय देम, राइट। और जो ए है उसके पास गन थी, तो मेडिकल रिपोर्ट में नो गन शॉट वुंड ऐसा लिखा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है नो गन शॉट वुंड, राइट। सेशंस कोर्ट ने बी सी डी को एक्विट कर दिया है। क्या कर दिया है? एक्विट कर दिया है। अब आप एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन है नाउ कैन ए एंड ई, right, A and E be prosecuted under section 149 being part of unlawful assembly. इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, गलत नहीं करेंगे, अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ठीक है सर, जुडिकाटा और सब जुडिस संस्कृति बेटा, रेस जुडिकाटा अलग है, रेस सब जुडिस अलग है, दो अलग अलग प्रिंसिपल हैं। रेस जो सब जुडिस सेक्शन 9 सीपीसी में है, रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी में है। ये वाले सिचुएशन का आंसर बताइए बस, ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं मैं आपको।
अच्छा, बाकी लोग आंसर नहीं करेंगे? अनन्या आंसर नहीं करेगी, आस्था नहीं करेगी, हर्ष नहीं करेगा, कार्तिकेय, ओम, संस्कृति, सार्थक, सूरज, शोभा, ये लोग आंसर नहीं करेंगे। आंसर करिए। ओके, ओके, चलो, यस यस यस, मैक्सिमम यस। तो हर्ष ने आंसर सही दिया है, इंशा ने आंसर सही दिया है, सुहावी ने आंसर सही दिया है, मनीषा ने आंसर सही दिया है और रिया ने आंसर सही दिया है। ठीक है, मैं बस इतना तुम लोगों से बच्चों कह सकता हूँ जिन्होंने भी आंसर इसमें नो किया है, क्लैट नहीं निकलेगा कि निकलेगा ये तो देखो कोई नहीं कह सकता है, लेकिन तुम वकील अच्छे बनोगे, तुम्हारा लीगल सेंस अच्छा है, तुम इस प्रोफेशन में अच्छा करोगे। क्योंकि ये बेसिक सी बात अगर तुमको अभी समझ में आ जा रही है तो ट्रस्ट में, अगर तुम ईमानदारी से कानून पढ़ोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से ये लॉ समझ में आएगा। तो तुम लोग लॉ मत छोड़ना, क्लैट होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, कैसे होता है, वो तो देखो मेहनत और किस्मत और सब साथ में ही है, हम लोग कर ही रहे हैं और आपका ग्रोथ भी है। लेकिन मेरा ये कहना है, देखो मैं छोटी छोटी चीज़ों से जज कर लेता हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग वकालत अच्छा करोगे जिन्होंने भी नो आंसर किया है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी कि ये बेसिक सी बात आपको समझ में आती है। यार लिखा हुआ है पैसेज में कि अनलॉफुल असेंबली का मतलब है 5 और मोर पर्सन्स विद कॉमन ऑब्जेक्ट कमिटिंग अ क्राइम। उसमें से जब 3 लोग को एक्विट कर दिया है सेशंस कोर्ट ने, बाइज्जत बरी कर दिया है, तो ए और ई को आप 149 के अंदर कैसे प्रोसिक्यूट कर सकते हैं? अनलॉफुल असेंबली तो रही ही नहीं। जब भाई 3 लोग वहाँ पे मौजूद हुए और उसमें से 3 लोग का क्राइम में कोई हकदार, कोई भागीदारी नहीं था, तो क्राइम उन्होंने किया ही नहीं, क्राइम उन्होंने किया नहीं, वो एक्विट हो चुके हैं। जब वो उस ऑफेंस का पार्ट नहीं है तो वो उससे एक्विट हो गए हैं ना, तो वो उन्होंने तो क्राइम नहीं किया ना, तो वो अनलॉफुल असेंबली में कैसे आए? नहीं आए, राइट। और इसलिए 149 का ऑफेंस नहीं बनेगा। अब आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि सर हमें सिचुएशन में दिया गया है कि वहाँ पे वो तलवार लेके खड़े हैं, सर सिचुएशन में दिया गया है कि वो वहाँ पे डंडा लेके खड़ा है, सर सिचुएशन में तो ये भी दिया गया है कि कोई बुलेट की इंजरी का वो नहीं। बेटा ये सब तुम्हारे साथ, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो बोल नहीं सकता, बट समझो बीसीबाजी कर रहा है क्लैट कंसोर्शियम तुमसे, क्योंकि तुम्हें फैक्ट्स, तुम जज हो क्या? नहीं ना, तो तुम क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ है ये तुम डिसाइड करोगे। तू कौन है बे? तुम डिसाइड नहीं करोगे। समझ में आया? तुम्हें बस इतना देखना है कि सेशंस कोर्ट ने अगर 3 लोग को अक्विट कर दिया तो लेट्स गो बैक टू द लीगल प्रिंसिपल। अनलॉफुल असेंबली थी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इतना बता दीजिए बस अनलॉफुल असेंबली के अंदर आप इनको प्रोसिक्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आप जा रहे हैं प्रिंसिपल पे वापस, लगे अपना दिमाग लगाने की, नहीं सर देखिए वहाँ तलवार लेके वो खड़ा हुआ है, आपने देखिए इमेज बनाई हुई, देखिए डीत के हाथ में तलवार है। अरे उसने मारा कि नहीं मारा, वो वहाँ पे था कि नहीं था, ये तो प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट के सामने, तभी तो सेशंस कोर्ट ने उसको क्या कर दिया? एक्विट कर दिया। तो 149 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ वो बात अलग है, आप सेक्शन 34 लगा दो, वो अलग चीज़ हो गई, उस पर हम नहीं जाएंगे। बड़ी बेसिक सी बात है यार, स्टिक टू द बेसिक्स। ओके, स्कोप है, स्कोप है, कोई बड़ी गलती नहीं है। ये तो ये बताने के लिए बस कर रहा हूँ कि अपने, देखो लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। फालतू में अपने बुद्धि में व्यवस्थाओं को मत घुमाया करिए, ज़्यादा सोचा मत करिए यार, है ना। आपका मैं प्रैक्टिकली बताऊँ, तुम्हारे दिमाग का भी उतना औकात नहीं है क्या? बहुत ध्यान से सुन लो, तुम्हारे दिमाग का उतना औकात नहीं है कि तुम अभी लॉ को समझ पाओ। तो इसीलिए तुम इतना जान लो कि तुमको घुस के दिमाग नहीं लगाना है, खुद को जज समझने लगते हैं सब, खुद का दिमाग नहीं लगाना है। पैसेज में जितना दिया हुआ है, जो लीगल प्रिंसिपल है उसी को यूज़ करना है, फैक्चुअल मैट्रिक्स पे फोकस नहीं करना है। आपके सामने ये जो इन्फॉर्मेशन थी मेरे भाई, ये फैक्चुअल मैट्रिक्स थी। लीगल प्रिंसिपल क्या बताया था मैंने? जब भी सिचुएशन आए, पैसेज आए, तो क्या देखने का अपने को? कानून क्या है, लॉ क्या है, अथॉरिटी क्या है, उसने डिसीजन क्या दिया है, और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसको प्रिंसिपल से रिलेट करो, बात खत्म। समझ गए? कोई प्रॉब्लम?
अब देखो, दूसरा मन में क्यूरोसिटी, जिज्ञासा जा रही होगी, अरे यार ये 149 है अनलॉफुल असेंबली, वो कॉमन इंटेंशन है सेक्शन 34, क्या होता है डिफरेंस? फिर अबेटमेंट आ जाता है, तो क्या सर ये लोग अबेट नहीं कर रहे थे? क्या डी चाकू तलवार लेके ए की मदद नहीं कर रहा था, बी की मदद नहीं कर रहा था कि वो मारे डिसीज्ड को? अरे मत लगाओ उतना दिमाग मेरे भाई, नहीं ज़रूरत है वो सब का। 5 साल पढ़ना कानून, सबका यहाँ जवाब मिलेगा, सब चीज़ का जवाब मिलेगा। अभी जिज्ञासा को मार के चलिए, क्योंकि आपको प्लाट देना है। और बहुत ज़्यादा सोचने वाले बच्चे जो होते हैं ना, बहुत इमेजिनेटिव होते हैं यार, एकदम लॉ उनका बस चले तो वो खुद ही एक लॉ की किताब बना दें अपनी इमेजिनेशन से। वैसे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। लीगल में 100% एक्यूरेसी रखनी है अपने को इस बार, ये दिमाग में रखिएगा। आपने अगर 25 क्वेश्चन किए हैं तो 25 आउट ऑफ 25, 26 आउट ऑफ 26, उसमें गलत नहीं होना है अगर क्लाइंट में अच्छा सिलेक्शन चाहते हैं, क्योंकि लीगल एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम लोग बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। बहुत तेज़ दिमाग है तुम लोगों का, ठीक है। तो राम जी ने भी हनुमान जी को एक ही बार उनकी ताकत का एहसास दिलाया था, वो लंका दहन करके आ गए थे। और मैं साला रोज़ हर हफ्ते चिल्लाता हूँ तुम्हारे सामने कि बेटा जागो, ठीक है, अपनी शक्तियों को पहचानो। पर तुम में क्या सहन शक्ति ज़्यादा बढ़ गई है, टॉर्चर भी झेल ले रहे हैं, मोटिवेशन भी झेल ले रहे हैं, बेइज्जती भी झेल ले रहे हैं, हाँ, नेग्लिजेंस भी झेल ले रहे हैं, अवॉइड कर रहा है टीचर वो भी बर्दाश्त कर ले रहे हैं। सहन शक्ति बढ़ा ली है सर हमने, ठीक है। बस बाकी देखो एक चीज़ है मेरे पार्ट से, ये कहना है कि छोड़ो जाने दो, अभी अभी नहीं बताएंगे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, राइट टाइम विल कम, उस चीज़ पे हम नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन तुम लोग को देखो, मैं एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत अपना मान के एकदम, इसलिए थोड़ा लेथार्जी होने की लिबर्टी भी रखता हूँ, ठीक है, लेथार्जिक होने की लिबर्टी रखता हूँ, डोंट माइंड। बट आज देखिए हम आपके सामने जानबूझ के जून का करंट अफेयर्स ले आए हैं, क्योंकि हम मई लेके आते तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता। और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जो मेरा दिमाग कहता है कि जून से लेके नवंबर तक का करंट अफेयर्स तो एक एक दिन का करंट अफेयर्स, एवरीडे करंट अफेयर्स, एवरीडे का करंट अफेयर्स, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है अब कि आपका जो जीके का सेक्शन है, भाई क्लार्ट मिनी में तुम पढ़ रहे हो तो लीगल और जीके सेक्शन की तो 100% गारंटी हम ले सकते हैं। सीआर होता है, क्यूटी होता है और इंग्लिश होता है, ठीक है, इसको तो हम लोग प्रैक्टिस बेस पे लेके चल रहे हैं और अभी क्यूटी स्टार्ट नहीं किया एज सच। लेकिन जीके में अब हम लोग जून से लेके नवंबर तक में ऑलमोस्ट कई सारे पार्ट्स में करेंगे। अभी तक सिर्फ 4 पार्ट में करते थे, अब इसको जून को कई पार्ट में करेंगे। और मई और अप्रैल का 4th बचा है और मई टॉपिक बचा है, वो आई विल गेट दैट कवर्ड, ठीक है। मैंने तुम लोग को एक बहुत अच्छा सोर्स बताया था जिसमें कुछ आर्टिकल्स, हमने कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज़ कवर किए हैं। वो पीडीएफ का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा रिकॉर्डिंग मैं तुमको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, तुम पेशेंस के साथ उस रिकॉर्डिंग को 2x पे देखना। अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स इन इंडियन इकोनॉमी, right? The source of this information is the Hindu newspaper, and please understand that gig workers are not formal sectors, they are not called under formal sector. Gig workers are not even considered under informal sector because there is no law that regulates gig workers. What are gig workers? अपने delivery boys, अपने delivery boys। देखो गिग वर्कर्स में एक बेसिक पॉइंट ये रखना है कि गिग जो है नॉट अ रेगुलर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉट अ रेगुलर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि इसमें क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है? नहीं। क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस है? यस, ये एक तरह की कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस होती है। इसी वजह से गिग में काम करने वाले लोगों को ना तो इंश्योरेंस बेनिफिट मिलते हैं, ना पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं, ना कोई इनकम सिक्योरिटी मिलती है, इनकी कोई सैलरी नहीं होती और इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते। तो इंडिया में क्योंकि गिग इकॉनमी काफ़ी ग्रोइंग है, काफ़ी बूमिंग है, काफ़ी सारे लोग डिलीवरी बॉय, रैपिडो ड्राइवर्स और इन सब की तरफ काम करने लगे हैं, तो इनको गवर्नमेंट को इनको क्या करना चाहिए दोस्त? रेगुलेट करना चाहिए। पर गवर्नमेंट क्या कर रही है? अभी इनको रेगुलेट नहीं कर रही है। इसीलिए इसके ऊपर आपको अक्सर न्यूज़ दिखाई देगा
कि people want the gig economy should be related. It is contractual relationship, then it is contractual relationship. What is the doubt in that? देखो, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप को क्या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है क्या? अरे यार, तुमने प्राइवेट नौकरी करने के लिए मालिक से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एग्रीमेंट कराया, राइट? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो होता है तुम उसके अधीन हो जाते हो ना, यू वर्क अंडर दैट कंपनी, राइट? इट्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस मीन्स दैट a person does not have to mandatorily give 10 hours of a day to Swiggy. I have 2 hours, I'll turn on the app, I'll start taking orders. I don't have time, so I will not take orders today. I am in only with respect to the contract which is payment for services. Okay, there is a no formal approval or employer-employee sort of a thing. So if you are under employer-employee, that means that state intervention, the employer-employee relationship should be with respect to the laws framed by the state. But gig के साथ ऐसा नहीं होता है. इसीलिए देखिए गिग वर्कर्स जो हैं हीट स्ट्रोक, फेंटिंग, ये सब के कंप्लेन करते हैं with no health support from the companies that they are working for. So gig economy is a sort of freelance economy, or it is called as on-demand economy, which is characterized by temporary, flexible jobs, which is becoming significant in India, right? These are short-term contractors, sometimes consultants and freelancers. They are not full-time employees. They carry out the work of clients, right, through intermediation of a platform on a task-by-task basis. And it is being driven by widespread adoption of smartphones, digital technology, and the country's demographic dividend. So these are the causative agents which are, pushing more people into this. So what has happened is that these platform workers or non-platform workers both have been brought under focus by Niti Aayog. Now please understand, whenever Niti Aayog is framing, which means that Niti Aayog is giving suggestion to the government. Niti Aayog is only a planning body, which means Niti Aayog can only propose a plan. How it is to be implemented, whether it is to be even implemented or not, is the decision of the government alone. So there is this report, India's booming gig and platform economy. Now this can be a question that who released this report, and you will answer Niti Aayog is the body which will release the report. Anyway, if there is any report, if there is any comment on Indian economy, on situation of India and everything, Niti Aayog would be the first choice, right? So according to Niti Aayog, the number of workers engaged in the gig economy are 77 lakh, right? Which is roughly 2.6% of the non-agriculture workforce, or 1.5% of the total workforce in India. So one thing is, what do you assume from this? We assume that, okay, gig workers are non-agriculture workforce. Now what is this agriculture workforce? These are the set of people who are working as farmers. They are in the rural areas. There could be farmers in the urban areas also, but that is a different case. So these gig workers are 2.6% of the non-agriculture workforce and 1.5% of the total workforce. Right? 22% are working in high skilled, 47% in medium skilled, 31% in low skilled. Now 2.35 crore workers can be working in this segment by 2030 because it offers some sort of freedom and some sort of independence. I have seen a lot of PSIT guys of engineering in Kanpur doing that Rapido thing. And they very, very conveniently tell that they are able to make 500, 600 odd out of some 6-hour ride. And they say that इतना 6 घंटा तो हम लोग लड़कों के साथ घूमने में बिता देते हैं, 500-600 रुपए कमा लिए. So again, enthusiasm is also there. So it is very, very important that government starts regulating the gig economy. Now this is where you will understand the trends in the current affair that, okay, this could be a passage. So what is the general understanding that you derive? Okay, gig workers need to be regulated.
they need to be given some sort of income security, social security, and positive steps have to be taken by the union government as well as the state governments on this part. This is what we understand. Coming to the second topic, the growing tobacco epidemic in India. Now, what is the GK part? The GK part is 31st May as a day. GK part is 31st May as a day, which is World No Tobacco Day 2024. This is a question, so you will write this up. Write this as a fact. Okay. Moving to the next part. So, what is the estimate that India has the world highest number of tobacco consumers, which is 26 crores. Now, is this 26 crore data important? No. इंडिया में टोबैको कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं. इनफैक्ट एक अच्छी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे टोबैको को के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं. टोबैको के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं. और टोबैको कल्टीवेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री. ठीक है. तो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन भी है जो टोबैको सेक्टर में काम करती है. ट्राइबल पॉपुलेशन वर्क्स इन द टोबैको सेक्टर. वर्क्स इन द टोबैको सेक्टर. Now, what do you understand when I say that tobacco, अच्छा टोबैको पे स्टेट टैक्स भी लगाती है और इससे क्या होता है स्टेट के जो फंड्स हैं वो भी क्या होते हैं बढ़ते हैं. तो इफ somebody asks that tobacco should be banned entirely in India, you cannot advocate that. Why? Because you know that tribal population livelihood and economy would be severely affected. There are also medicinal benefits. That is why tobacco should not be, the cultivation of tobacco should not be completely eliminated, as ultimately it also provides some sort of state fund. So what can we do about tobacco? Awareness with respect to consumption. Awareness with respect to consumption, and what are the health drawbacks associated with the consumption of tobacco. These two aspects the government should promote, and that is why you will find that cigarettes have nearly 75% of their package as a cancer, patient का फोटो होता है सिगरेट के डब्बों पे 75%. आपको इसीलिए दिखाई देगा कि हर मूवी में लिखा रहता है टोबैको कैन किल. सो टोबैको के ऊपर गवर्नमेंट कंजम्पशन से होने वाले फायदे, नफ़ा नुकसान को प्रमोट कर सकती है, दिखा सकती है. राइट. India loses 1% of its GDP to diseases and early deaths from tobacco use. So again, WHO is highlighting this. Now, 2021 study says that India had 1.7 lakh crore loss due to the bad effects on health in consumers. There is also environment degradation associated with it because it is highly erosive crop, which means it takes a lot of soil nutrients and the soil fertility declines. So, see, +1 for this and -1 for this, which means you get 2 points. फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है तो कह दो कि भैया टोबैको के कल्टीवेशन से ज़मीन का न्यूट्रिशन जो है वो भी बेकार होता है. राइट. उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं जो सॉइल क्वालिटी को और ज़्यादा बर्बाद कर देता है. इकोनॉमिक बर्डन तो है ही. राइट. इकोनॉमिक बर्डन तो है ही. टोबैको के वेस्ट क्लियर करने में सरकार का 6,300 क्या कहते हैं इसको 67 करोड़ हर साल जाता है. अब गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लिए, तो कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC एक कन्वेंशन बनाया है जो WHO ने बनाया है 2005 में. ये याद रखिएगा. WHO ने फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल FCTC बनाया 2005 में. इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी. 168 कंट्रीज आर देयर. हाउ इट इज़ हेल्पिंग? सो दे आर हेल्पिंग द कंट्रीज डिमांड एंड सप्लाई रिडक्शन स्ट्रैटेजीज करने के लिए. मतलब कल्टिवेशन और कंजम्पशन, उसका सेल जो है, कल्टीवेशन एंड सेल को क्या कर रहे हैं, कम करने की कोशिश है. इंडिया ने एक लॉ बनाया 2003 में जिसका नाम है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट. सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, कॉटपा. बीच में क्या है उसका ऑब्जेक्टिव? एडवर्टीजमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन. has 33 sections governing the production, advertisement, distribution and consumption of tobacco. तो इसीलिए आपको दिखाई देगा कि ये विमल वाले, है ना, पान पराग वाले, रजनीगंधा वाले, ये सब अपने तंबाकू गुटखा नहीं दिखाते हैं. ठीक है.
क्या रजनीगंधा मुंह में पैरों में दुनिया पता नहीं क्या क्या बकर काटते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये इलायची का ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इलायची का ऐड करते हैं, बहुत चालू है। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इसमें काम करना चाहिए, बट वही है, लॉ देखिए, इसीलिए क्या लिखा रहता है दोस्त, लॉ की जो मूर्ति है उसकी आंखों में पट्टी बंधी है। क्यों पट्टी बंधी है? क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है अबे कि विमल इलायची बोल के गुटखा बेचता है, इलायची का ऐड दिखा रहा है, शाहरुख खान है उसमें, लेकिन उसका गुटखा ज़्यादा बिक रहा है। इलायची कौन खाता है विमल की? इलायची तो बाबा की होती है, बाबा इलायची। तो इलायची कोई दिखा के ये लोग गुटखा बेच रहे हैं, लेकिन कानून की जो मूर्ति है उसकी आंखों में पट्टी बंदी है। भाई हमारे सामने एविडेंस लेके आओ, ऐड काय का था, इलायची का था। खा क्या रहे थे ये लोग? इलायची खा रहे थे। तो बोला क्या इन्होंने? इलायची बोला, तो फिर बात खत्म। अब लोग गुटखा खा रहे हैं, ये लोगों की गलती है। दैट इज़ वाई उस कानून की मूर्ति में आंखों में पट्टी बंदी रहती है और हाथ में तराजू होता है कि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, मेरे पास जो एविडेंस है मैं उस पर वो करूँगा। तो इंडिया में एडवर्टीजमेंट के कंट्रोल के लिए 2003 का ये लॉ है। फिर गवर्नमेंट का नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम भी है 2007 का, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बिल भी है 2019 में, जहाँ पे ई सिगरेट्स को बैन कर दिया गया था। टोबैको टैक्सेशन जो है ये एक ग्लोबल एक्सेप्टेड मेथड है जहाँ से टोबैको को कंट्रोल किया जा सकता है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेशन को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। टैक्सेशन को बढ़ाने से क्या होगा, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने से क्या होगा दोस्त, कंजम्पशन अपने आप क्या होगा, कंजम्पशन अपने आप घट जाएगा, कंजम्पशन अपने आप घट जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, थर्ड टॉपिक, इंडिया जापान मीटिंग टू काउंटर टेररिज्म। अच्छा, इंडिया और जापान की मीटिंग हो रही है टू काउंटर टेररिज्म की 6th वर्किंग मीटिंग हुई है। कौन सी मीटिंग हुई है? 6th वर्किंग मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। इतना फैक्ट आपको बस याद रखना है कि इंडिया जापान की 6th काउंटर टेररिज्म मीटिंग हुई है न्यू दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। एशियन रीजन में जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है उसके ऊपर ये दोनों अपने व्यूज जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। दोनों साइड ने बताया कि टेररिस्ट जो है वो न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का मिसयूज हो रहा है और टेरर फाइनेंसिंग और रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। नार्को टेरर नेटवर्क्स जो हैं वो पहला, यू कैन से फर्स्ट साइन होते हैं, दे आर द फर्स्ट साइन कि ये नार्को टेरर से पैसा स्मगलर्स के माध्यम से आतंकवादियों तक पहुंच जाएगा। आफ्टर ऑल ये लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इंडिया और जापान दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। तो इनफैक्ट अगर जापान और इंडिया के बीच में किसी भी एक पर्टिकुलर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस या नार्कोटिक्स का ट्रेड भी होता है, गलती से भी जापान का लिंक है यहाँ की गैंग से, यहाँ की स्मगलिंग से, तो वो दोनों की सरकारें क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनर्स हैं तो हर जगह पे काम करेंगे, एक दूसरे की दिक्कत को, कॉमन जो इश्यूज हैं उस पर रिजोल्यूशन लेके आएंगे। दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ क्वाड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशंस, एंड दैट इज वाई इंडिया ऑलवेज लुक्स अप टू जापान। सो यू विल फाइंड हियर वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट देयर इज रशिया, राइट, विच इज इंटीग्रेटिंग टू मच इनटू नॉर्दर्न कोरिया। नॉर्थ कोरिया से इसकी मीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। यूल फाइंड रशिया इज ऑल्सो बीइंग सपोर्टेड बाय चाइना। दीज थ्री कंट्रीज हैव लॉक्ड themselves together. If you look into the rival countries of Russia and China, you will find the very immediate rival, next door neighbor is a rival, that is Japan, to both of them. Then you will find it is South Korea, their next door rival. Then you will find it is Taiwan, their next door rival, just beyond some sea. Okay, तो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया इशू है, रशिया जापान इशू है, चाइना ताइवान इशू है। इस केस में ये जो कंट्रीज़ हैं ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अक्सर दिखाई देंगी। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आ जाता है तो इसके साथ साथ पार्टनरशिप में इंडिया और यूके भी आ जाता है, इंडिया और यूके भी आ जाता है। लेकिन जब आप यूके की बात कर रहे हैं तो आप पूरे के पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं, और जब आप यूरोप की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस साइड पे फिर यूरोप से निकल के रशिया भी आ जाएगा इनके साइड पे। अच्छा, यूके के साथ अब देखिए 2-3 देश हैं, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। ये चारों देश एक साथ किसी मुद्दे पे एक ही टोन में बात कर रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो फ्रांस और जर्मनी और इटली को हम कहते हैं थोड़े से एमॉर्फस हैं, थोड़े से एमॉर्फस स्टेट्स हैं यूरोप के,
क्योंकि आप देखेंगे कि फ्रांस की मुलाकात तो चाइना के साथ भी होती है, इमैनुअल मैक्रोन तो रशिया से भी मिलता है, इटली के क्लोज रिलेशंस ऑलरेडी हैं इन सभी देशों के साथ। जर्मनी में अगर राइट विंग जर्मनी की पार्टी आती है, राइट विंगर्स आते हैं, जर्मनी एकदम कट्टर जर्मनी वाले लोग आते हैं तो वो रशिया को पेलने पे उतारू रहते हैं। जर्मनी में अगर लेफ्ट विंग पार्टी आती है तो वो थोड़ा बहुत रशिया से बातचीत करते हैं, रशिया को समझते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की जो हिस्ट्री है, जो नैरेटिव्स हैं, वो इन पे काम करते हैं। तो इंडिया और जापान अगर काउंटर टेररिज्म पे मिल रहे हैं तो दबी आड़ में हम प्रेशराइज कर रहे हैं चाइना को। क्यों चाइना को प्रेशराइज कर रहे हैं? क्योंकि देखिएगा इस साल बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली एक टॉपिक है, सिक्योरिटी लॉ ऑफ हांगकांग। सिक्योरिटी लॉ ऑफ हांगकांग। हांगकांग चाइना का एक स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन है। कैसा रीजन है? एक स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन है। चाइना हांगकांग पे डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता है, हांगकांग के अपने इलेक्शंस होते हैं। लेकिन अगर हांगकांग पे कोई भी व्यक्ति एस्पियोनाज चार्जेस में घिराता है, यानी कि स्पाइंग करता है, ऐसे आरोप लगते हैं, या करप्शन के चार्जेस लगते हैं, तो उसका प्रोसिक्यूशन चाइनीज गवर्नमेंट करेगी। ये सिक्योरिटी लॉ ये बोलता है, चाइनीज गवर्नमेंट करेगी। हांगकांग कहता है भाई मेरी सरकार, मेरी पुलिस, मेरी जेल, हम अपने हांगकांग में रखेंगे, राइट। तो यहाँ पे चाइना कहता है कि नहीं नहीं, हमारे सिक्योरिटी जो नया लॉ है उसके अंदर उनको सजा चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज कोर्ट और चाइनीज जेल देगी। दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड हांगकांग, एंड हांगकांग इज एक्टिवली सपोर्टेड बाय इंडिया एंड जापान, बिकॉज चाइना इंटरफेयर्स इनटू आवर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इशू बाय क्या कहते हैं उसको, कॉन्फ्लुएंसिंग विद पाकिस्तान, हाथ मिला लेता है पाकिस्तान से। सो वो दुखती नब्ज है। तो अगर इंडिया और जापान काउंटर टेररिज्म के लिए बात कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी वेरी क्लियर साइन दैट वी आर ट्राइंग टू एंगेज जापान अगेंस्ट पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, नाउ अगेन आई वांट टू आस्क यू दैट what is the advantage that India will have if we integrate Japan with India? जापान प्लस इंडिया अगर काउंटर टेररिज्म मेजर्स में आ जाएं, काउंटर टेरर मेजर्स में आ जाएं, तो आप क्या सोच पाते हैं कि क्या फ़ायदा होगा इंडिया का? देखो, जापान हमको लैंड बेस्ड सपोर्ट तो नहीं दे सकता। क्या हमारा लैंड नेबर है? नहीं। टेरेस्ट्रियल नेबर तो नहीं है, राइट। जापान हमको दो तरह का सपोर्ट दे सकता है, एक एयर सपोर्ट दे सकता है या सैटेलाइट सपोर्ट दे सकता है, दूसरा हमको एक्सटेंसिव नेवी सपोर्ट दे सकता है। अगर जापान की नेवी भारत की नेवी के साथ मिलके पाकिस्तान को अरेबियन सी में घेरने की कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें, तो इंडिया जापान के साथ मिलके पाकिस्तान पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर लगा सकता है। आपको ये बात क्या समझ में आ रही है? कैन यू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग गोइंग ऑन इंडियन ओशन रीजन, राइट? So this is where you will find that India and Japan will have more closer association in the coming decade or so, because there you will find that these are the fronts which are being created in the upper region of the map, or European region or Central Asian region. So this is how you need to look into India-Japan relations, and rest everything else is a factual matrix that you can note it down, revise 3-4 times and just be done with it. Okay, so see, if you understand these relations, no, sometimes editorials are there on Quad versus AUKUS, sometimes editorials are there on 2+2 dialogue of India, sometimes editorial would be there on the Sagar vision, or sometimes editorial would be there that what India is doing in Arabian Sea, what is this grey zone warfare. So if and you will also find that India and Japan are very very closely working together to stabilize Sri Lanka, to have deep economic association with Sri Lanka. This is where you will find that Japan is an important maritime partner for India. So terrorism encompasses a range of complex threats: organized terrorism, foreign terrorist fighters, lone wolves, attacks using chemical, biological, radiological, nuclear and explosive materials. And this is where these two countries need to come together. Coming to the next topic. This is OECD meeting on climate finance. Again, I would say climate finance is one area where continuously you pick up 2022, you pick up 2024, okay, climate, 23, you pick out these papers, you will find that CR had a passage on climate change. Now this time climate finance
is taking more importance because of loss and damage funds already agreed. Loss and damage funds already agreed in COP 27. Now, telling you the history of this COP 27, you know it that climate financing is a bone of contention between developed country and developing countries. क्या है ये climate finance? तो जो रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो काफ़ी महंगी है. रिन्यूएबल एनर्जी की टेक्नोलॉजीज हमको अडॉप्ट इसलिए करनी है बिकॉज वी हैव टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस. दैट इज़ व्हाट एवरी कंट्री हैज़ प्रॉमिस्ड अगेंस्ट एवरी अदर कंट्री. But we cannot compromise on the development part, so we need to replace coal-based energies from non-coal-based energies. Fossil fuels have to be replaced by non-fossil fuels or renewable energy. For that, we need money. Developing countries need money, and developed countries have to provide for that. Now, developed countries can do it. Money can be provided by 2 or 3 ways internationally. First, that it could be the government of a country, so it could be a country's grant. Countries grant a country's loan directly to the sovereign government of another country. Country A giving the money to country B for so and so technologies. The money can also be, because see, governments are not profit making bodies, so in many capitalist countries government has no business in being in being at business. Okay, government incentivize these private players, these companies to forge contracts, but government does not directly engage in this. So the country or the governments of capitalist countries or Western economies will have no say per se into the economic aspects. That is where you will find that capitalist countries or Western economies are finding it very, very hard to enter into a climate financing model with the socialist economies or Eastern world economies. Most of the Eastern world economies are socialist in their character, and this capitalist ideology is on the western part of the world. So this is the north and south is a geographical division, but east and west is a political division. That is what I have been telling my students of geography. If you notice closely, please also you also think about it. Okay, north and south is the geographical division of the world. East and west is a political division of the world, or you can say economic division of the world. Do you agree to this or not? East and west is a social and is a economic and political division of the world. The eastern part of the world behaves in a particular manner. Their economy behaves in a certain manner. Government has more say in the economy. Government has more interference in the economy. Look at China, look at India, look at Pakistan, look at Bangladesh, look at Russia. You will find that these are the eastern giants. Okay, in Japan also the government has some business. Okay, take for that ASEAN economies. You will find that government has a say in the business. But if you look into the Western world, okay, अच्छा एक बात बताओ, एलॉन मस्क आएगा भारत में, अगर एलॉन मस्क आएगा तो किससे मिलेगा? टेल मी. भारत अगर एलॉन मस्क आएगा तो वो पीयूष गोयल से मिलेगा, नरेंद्र मोदी से मिलेगा, कि वो टाटा या अडानी या अंबानी या ऐसे कोई बिजनेस ग्रुप के साथ मिलेगा? एलॉन मस्क आएगा तो मिलेगा किससे? मंत्री से मिलेगा. समझे? तुम्हारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर से मिलेगा, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा. लेकिन यही अगर तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं डील करने के लिए कहाँ पे? अमेरिका. या तुम्हारा कोई मंत्री जाता है यूके डील करने के लिए, तो मंत्री लेवल पर बात नहीं होती है. बात बिजनेस के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ के साथ बैठ के डील हो रही है. फोटो आ रही है, इन्फोसिस के सीईओ के साथ बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर. समझ गए? मेटा के सीईओ के साथ बैठे हुए हैं. वहां पे तुमको एंटनी ब्लिंकन या जो बाइडेन बैठा नहीं दिखाई दे रहा है. तो वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो हैं वहां पे गवर्नमेंट कम काम करती है, इंटरफेयर कम करती है उनके रोल में. यहाँ पे एमएनसीज के काम पे सरकार जाती है, श्रीलंका में आश्वासन लेके आती है, फिर सरकार अडानी को मदद करती है कि बेटा तुम बिडिंग करो, तुम तो ये कॉन्ट्रैक्ट हम तुमको दिलवा देंगे. ये अंतर समझिएगा. इतना अंतर आपको समझ में आएगा तो आप क्लाइमेट फाइनेंस का जो मुद्दा है वो समझ जाएंगे. अब बात हमारे सामने है कि ये OECD क्या है. क्लैड कंसोर्शियम आपसे सवाल पूछेगा कि OECD का फुल फॉर्म क्या है.
ओईसीडी का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। मन में ओईसीडी जैसे ही पढ़ें अपने दिमाग में लगा दें कि अक्खा यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप जो है वो ओईसीडी ही है एक तरीके से। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज तो अपने को देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन इसमें 38 कंट्रीज जो हैं वो यूरोप से ही जुड़ी हुई हैं। इसका हेडक्वार्टर पेरिस और फ्रांस में है, यानी फ्रांस में हेडक्वार्टर है। बोले तो यूरोपियन इकोनॉमी डोमिनेट करती है, 1961 में बनाया गया था, राइट। 38 कंट्रीज इसका पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी। व्हाट इज द पर्पस? तो कोई मिलिट्री का डिसीजन नहीं है, सिंपल पर्पस है, अर्थव्यवस्थाओं को एक इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। इसीलिए ओईसीडी कई सारी रिपोर्ट्स निकालता है जो डिफरेंट इकोनॉमीज को कंपेयर करते हुए उनके बीच में रैंकिंग ड्रॉ करती हैं, और वर्ल्ड ट्रेड में समहाउ यू नीड टू हेल्प। सो ओईसीडी इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग बॉडी एज सच, बट ओईसीडी does play a role in casting an influence. Okay, so developed countries have provided 100 billions in climate finance to developing countries in 2022. Now OECD will always be favoring the developed countries, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज का फेवर करेंगे, कहेंगे भैया 2022 में इन दो गौड़ी के देशों पे 100 बिलियन मुंह पे मारे हैं हमने। 115.9 बिलियन वॉज एलोकेटेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर क्लाइमेट एक्शन इन 2022। तुमने 115 मांगे थे, 100 बिलियन तुम्हारे मुंह पे मार दिए। द पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस ड्रॉन फ्रॉम बाइलेटरल कंट्रीज एंड मल्टीलेटरल सोर्सेस। मैं आपको जैसे बता रहा था कि कंट्री का यहाँ पे मनी देने का ग्रांट हो सकता है, दूसरा हो सकता है वर्ल्ड बैंक दे दें या मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक दे दें, तीसरा हो सकता है कि कॉरपोरेट्स दे दें। कॉरपोरेट्स जो देते हैं आप इसी को कहते हो, यू विल फाइंड दिस थिंग एज ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम्स। तो अमेरिका की अगर एक कंपनी है ए जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करती है, इंडिया की कंपनी है एक्स जिसने कार्बन एमिशन कम किया, तो अमेरिका की कंपनी ने कार्बन एमिशन ज़्यादा किया, तो इसको क्या है, क्रेडिट्स खरीदने पड़ेंगे, वरना इस पर पेनाल्टी लगेगी। तो अमेरिका की कंपनी बोलेगी इंडिया की कंपनी से, भाई तुमने कार्बन एमिशन ज़्यादा कर दिया है, तुम्हारे पास 10 क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ये 10 पॉइंट्स हमको दे दो। इंडिया की कंट्री बोलेगी भाई 10 पॉइंट ऐसे कैसे दे दें, हमारी मेहनत है, हमने कार्बन एमिशन कम किया है। तो अमेरिका की कंपनी बोलेगी कोई बात नहीं भाई, एक काम करो, तुम मुझसे $100 मिलियन ले लो, तुम मुझसे $100 मिलियन ले लो। ये $100 मिलियन एक ऐसी कंपनी जो कि ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही है उससे निकल के एक ऐसी कंपनी के पास आ रहा है जो कार्बन एमिशन कम कर रही है। तो कार्बन एमिशन कम करने वाले को इंसेंटिव मिल रहा है और कार्बन एमिशन ज़्यादा करने वाले पे पेनाल्टी मिल रही है, और फायदा क्या हो रहा है, एक्स कंपनी का फायदा हो रहा है। क्यों फायदा हो रहा है? क्योंकि फिर वो 100 मिलियन को यूज कर सकती है अपनी क्लाइमेट द्वारा चलने वाली टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए, कि अगली बार 200 मिलियन लेंगे इस कंपनी से या इनके जैसी कंपनी से। और ए को एक मॉरल प्रेशर आएगा कि भाई 100 मिलियन मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए, अगली बार मैं कोशिश करता हूं कि मेरे को 100 मिलियन नहीं 50 मिलियन ही देने पड़े, तो मैं कार्बन एमिशन थोड़ा सा कम वैसे ही कर लेता हूं। तो ये पूरी व्यवस्था बनाई है इन्होंने, जिसको वो कहते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। क्या कहते हैं? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब इस क्रेडिट में पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। अच्छा, इसमें प्रिजम्पशन क्या? इसमें प्रिजम्पशन ये है कि एक लाइन खींची है इन्होंने कार्बन एमिशन की, कहते हैं 2 बिलियन टन्स CO2 साल भर में तुम रिलीज कर सकते हो। इससे ज्यादा तुमने रिलीज कर दिए तो इसका तुमको डॉलर देना पड़ेगा। अगर तुम इसके नीचे रहे, लेट्स से अगर तुम इतना गैप है तो तुम्हें डॉलर मिलेगा, यहां पे डॉलर देना पड़ेगा और यहां पे डॉलर तुम्हें मिलेगा। ये लाइन जो है ये कंसेंसस की लाइन है कि बेयर मिनिमम एवरेज क्या होना चाहिए कार्बन एमिशन की, जो अलाउड कार्बन एमिशन है, तो उस पर कंसेंसस बनाएंगे तब तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम मूव कर पाएगा। समझे मेरी बात को मेरे भाई? कैन यू फॉलो इट? कैन यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? दैट इज वाई ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को अभी ये लोग लॉ बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि यार बेयर मिनिमम कितना कार्बन एमिशन करना है ये कैसे डिसाइड करें, क्योंकि सबकी इकोनॉमी अलग है, सबका प्रोडक्शन अलग है, तो प्रॉब्लम चल रहा है। फॉलोइंग इट, नॉट फॉलोइंग इट, है ना? तो OECD की जो मीटिंग हुई है उसमें बस वो कह रहे हैं कि पैसा 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 मांग रहे हैं ये सब, ठीक है। लोअर इनकम कंट्रीज 64% टोटल पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस दिया है
फॉर ग्रांट्स, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज ने सिर्फ 13% दिया है। ठीक है, सारा का सारा क्लाइमेट फाइनेंस तो मिटिगेशन पे चला जा रहा है। सो दिस इज देयर रिपोर्ट विच मीन्स दैट दे आर नॉट रियली हैप्पी। अरे भाई पूरा यूरोप जो है इस समय, तुमने इलेक्शंस देखे यूरोप के, यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शंस के बारे में पढ़ा? डिड यू रीड दैट थिंग? तो उसमें तुमने तो एक क्वेश्चन में आंसर किया जिसमें पता है कि यूरोप में ये लोग कह रहे हैं ना कि क्या है क्लाइमेट फाइनेंस, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो करेंगे, ऐसा राइट विंगर्स कह रहे हैं। तो OECD में भी जो डोमिनेशन आ रहा है इस तरह के लोगों का आ रहा है, तो वो रिपोर्ट निकाल के कह रहे हैं कि कोई पैसे वैसे का मतलब नहीं है। अब क्या है क्लाइमेट फाइनेंस, वो आप रीड करिएगा। अच्छा, ये ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड मैंने कल का न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख लेना भाई प्लीज़ एवरीबॉडी। ठीक है, लाइव किया था मैंने आधे घंटे का, उसको प्लीज़ 2x की स्पीड पर लगा के पूरा देख लेने का। वो इंडिया को सेकंड रैंक मिली है नाइट्रस ऑक्साइड के एमिशंस में, ये भी जून की ही न्यूज़ है। इंडिया हैज़ गॉट सेकंड रैंक राइट इन N2O एमिशंस। पढ़ा ही होगा आपने, जिन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है उनको तो ये बात पता चल गई होगी। ग्रीन हाउस गैस, वेरी गुड राइट। इसमें अगला जो टॉपिक है वो पूछेगा, क्वेश्चन क्लैट कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा कि एवरी कंट्री डज अ प्रॉमिस इंटरनेशनली to achieve the climate targets. What are these targets officially called as? So these targets are called as nationally determined contributions, NDC. हम एक गवर्नमेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर होने वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में जो प्रोमिसेस करती है उसको NDC कहते हैं। That is nationally determined contributions. Every country says that we are going to contribute this much to the global climate change. And then national adaptation plans and climate strategies have to be adopted. Okay. What is the progress and the development? So this is where the factual matrix come into picture. This is talking about the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. Now both are related to financial assistance from parties, allocating more financial resources to the vulnerable. Both Kyoto Protocol as well as Paris Agreement. Right. Developing countries have argued that they need money from the rich countries because since 150 years, it is the rich country who has done the climate, disrupted the climate, nature of the climate, and because of that, we are bearing the brunt of it. Then there is 1994, the adaptation, that is when high-income countries had to provide climate finance to the developing world. That is when UNFCCC came into force. In 2009, there was this global climate pledge where $100 billion was promised to be provided to the developing countries by 2020. In 2010, it was the Green Climate Fund which was established as a mechanism where 100 billions would be provided. In 2015 Paris Agreement, the target was extended till 2025. Now there is this new thing coming up in 2015 which is called as New Collective Quantified Goal on Climate Change, NCQG. Now what is this? So this is nothing but a financial assistance goal where 100 billion have to be moved to the developing countries by 2025. So OECD is already establishing, भाई 2022 का डेटा देख लो, हमने दे दिए हैं 100 बिलियन। OECD ये कह रहा है क्योंकि इन्होंने 2010 से लेके आप देख रहे हैं 2009 में पहला वादा किया, 2010 में ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया, 2015 में उसको एक्सटेंड कर दिया और 2015 में आके NCQG बना दिया जिसमें बोला कि एक नया क्लाइमेट फाइनेंस गोल बनाना है जो कि 2024 के पहले चीज़ों को रिजॉल्व कर दे। राइट, दिस NCQG ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट 2025 क्लाइमेट फाइनेंस गोल एज द न्यू गोल। 2025 तक 100 बिलियन दे देंगे, 2025 के बाद डिसाइड करेंगे कि और कितना चाहिए। अभी देखो रिक्वायरमेंट इनकी ट्रिलियंस में हो गई है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के नखड़े बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा कह रहा है OECD। ठीक है, ऐसा दिखाना चाह रहा है OECD। आप इस रिपोर्ट को चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट आपके लिए उतना सिग्निफिकेंट और उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये वाली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अब जाके आप क्या कर सकते हैं, शीट में अपना ईयर्स लिख लीजिए, बस बेसिक प्रिपरेशन करिएगा, एकदम रिसर्च नहीं करना है अपने को। समझ गए? अब देखिए, इंडिया और मंगोलिया ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पार्टनरशिप करी है। ये इंडिया और मंगोलिया के बीच का है, तो ये एक फैक्ट अपने को याद रखना है। मंगोलिया कहाँ पे है, इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है, इसके
किंग का क्या नाम है, प्रेसिडेंट का क्या नाम है, ये आप दकियानू से इन्फॉर्मेशन चाहें तो आप लिख सकते हैं, अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। कोई नॉर्मल जी के टीचर बोलेगा कि हाँ भाई करना चाहिए, मैं बोलूँगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगोलिया में कोई क्यों ना वाद विवाद हुआ नहीं है, मंगोलिया में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस है नहीं। और क्लैट जो है या तो वन लाइनर की तरह आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेगा या आपसे सीधा सीधा पूरा इशू पूछेगा। तो इशू तो कोई मंगोलिया में देखने को मिला नहीं है, तो अपन मंगोलिया के बारे में एकदम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये देखेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स में हम एक एशियन कंट्री के साथ ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें पता रहेगा कि अच्छा मंगोलिया है। मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच में है, इसीलिए उसका जो जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये लैंड लॉक्ड एशियन नेचर है। अब इसमें 30 मिनरल्स इंडिया के टोटल हैं जिनको हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, 30 मिनरल्स को कहते हैं। क्या ये 30 मिनरल्स हमको याद होने चाहिए? मैं बोल रहा हूँ बस इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। आपको याद नहीं भी हो तो इसमें कुछ कॉमन है जो आप फिर भी दिमाग में रख सकते हैं। जैसे आप ABB एंटीमनी बेरिलियम बिस्मथ याद रख सकते हैं। कोबाल्ट कॉपर आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। कोबाल्ट कॉपर, ग्रेफाइट को यहाँ पे याद रखिए कि अच्छा कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट। लिथियम आप अक्सर सुनते ही रहते हैं, ठीक है। निकल आपको बहुत कॉमन है, फॉस्फोरस बहुत कॉमन है, टाइटेनियम आपने बहुत बार सुना है, टंगस्टन आपको पता है आपके बल्ब के फिलामेंट में होता है, राइट। सिलिकॉन भी आपको पता है, पोटाश तो आपको फर्टिलाइजर की तरह देखा है। तो ये हो गए हमारे कॉमन। इसमें हमने ग्राफाइट, लिथियम, निकल, टाइटेनियम, टंगस्टन, सिलिकॉन, फॉस्फेट, फॉस्फोरस, है ना, कॉपर, कोबाल्ट, एंटीमनी बिस्मथ और बेरिलियम, इतने याद हो गए। उसके बाद हैफ, इंडी, मोलिब, रेहनियम, स्ट्रॉन्टियम, टैंटालम, टेलुरियम, जिरकोनियम, सेलेनियम, कैडमियम, वेनेडियम, गैलियम, ठीक है, नायोबियम। किसी को एक साथ, और अच्छा टिन भी तो कॉमन है, किसी को एक साथ अगर ये सब बोल दो तो गाली की तरह सुनाई दे, ठीक है। गैली, जर्मनी, हैफनी, इंडी, रहनी, जिरकी, कैडमी, एक बार अपन ने पढ़ लिया बस, ऑप्शंस रहेगा ना तुम्हारे सामने। अब वहाँ पे मान लो लिखा हो कैल्शियम, तुम बोलो भैया देखो कैल्शियम की कमी से तो भैया देखो बोन ऑसिफिकेशन नहीं होता है, कमजोरी हो जाती है, तो मेरे हिसाब से तो कैल्शियम भी भैया देखिए क्रिटिकल मिनरल होना चाहिए। तो हमने मार्क कर दिया हाँ कैल्शियम क्रिटिकल मिनरल। पगलवा, क्रिटिकल मिनरल का इंपॉर्टेंस क्या है? क्रिटिकल मिनरल का इंपॉर्टेंस है एनर्जी में, ठीक है। तुम्हारे दांतों में और तुम्हारी हड्डी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए कोलगेट का इस्तेमाल करिए। एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स। तो अपने को जो अब लिखा एनर्जी के लिए लिखा है तो वहाँ पे लिखा है कार्बन, मार्क करा है कार्बन। सर कार्बन से भी तो एनर्जी आती है, अरे भैया वो कम करनी है, कार्बन से एनर्जी नहीं लेनी है। किससे लेनी है? ग्लूकॉन डी से एनर्जी लेनी है। और क्लाइमेट चेंज का ग्लूकॉन डी क्या है? ये क्रिटिकल मिनरल्स, 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। इस 30 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाए हैं। क्या बनाए हैं? सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये मिनरल की क्या सिक्योरिटी है? अच्छा, को खदानों को प्रोटेक्ट करेंगे, फोर्स बना रहे होंगे यहाँ पे, है ना। मिलिट्री सॉरी मिनरल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मिनरल्स की माइंस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फौज बना रहे होंगे यहाँ पे, वो होगा पार्टनरशिप नहीं, ठीक है। कोई सिक्योरिटी पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि एक सैन्य शक्ति की तरह से सामने आ रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि सप्लाई चेन को लगातार क्या रखिएगा? ओपन रखिएगा, कुछ भी हो जाए। अगर आपके साथ हम क्रिटिकल मिनरल ले रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा कि आज हमको दे दिया पूरा पूरा लिथियम, फिर 4 साल के लिए बंद कर दिए, बोल दिया अरे भैया हाउदी अटैक कर रहे हैं, हमारा शिप पहुंच नहीं पा रहा है, हमारे यहाँ बिजली कैसे आएगी? तो एनर्जी सिक्योरिटी परपेचुअल है, 24/7 यू नीड एनर्जी सिक्योरिटी एंड द वर्ल्ड इज फाइटिंग फॉर नथिंग बट टू मेक श्योर दैट हाउ दे कैन survive the 21st century very easily and how can they build a better promising future for their coming generations. So there are 2 ways to do it. First, that you either conserve the present resources, or second, you find alternative resources. Now you know as a human being we are very very greedy. We do not believe in conservation, we rather believe in spending. So कह रहे हैं कि यार प्रकृति का पूरा पूरा मजा भी ले लें और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे काम करें. फॉर दैट सप्लाई चेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट द वर्ल्ड फेस्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 की सप्लाई चेन बंद हो गई. रशिया यूक्रेन के लड़ाई के बाद शिप्स आना बंद हो गए. तो इसीलिए इन्होंने एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप करी जिसमें 15 देश इन्वॉल्व हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड. अब दिमाग खराब,
फिर से आपको यूरोपियन कंट्रीज दिखाई देंगी, वेस्टर्न कंट्रीज दिखाई देंगी, लेकिन कुछ चतुरी कंट्रीज होती हैं, ठीक है, एशिया से जो पहुंच जाती हैं वहाँ पे, जैसे जापान दिखाई देगा आपको, जैसे आपको इंडिया दिखाई देगा, ठीक है, दे आर ऑलरेडी देयर, कह रहे हैं कि भैया हम भी कुछ करेंगे। अच्छा, इंडिया ने ये इज्जत जो है, इज्जत गवा के ना इज्जत क्या ऐसा कुछ है ना, इज्जत गवा के मैंने इज्जत कमाई है वाली बात है इंडिया की। इंडिया ने भैया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया ने बोला देखो तुम ले लो मिनरल्स, ले लो, सूरज तो कहीं नहीं जाने वाला है, सोलर एनर्जी हम बनाएंगे, सोलर एनर्जी के लिए हम सोलर पैनल लगा के उसको हम जनरेट कर रहे हैं, राइट, वी आर प्रमोटिंग सोलर एनर्जी। तो इंडिया को सोलर एनर्जी की वजह से इतनी इज्जत मिलती है, इंडिया और फ्रांस एक साथ हैं, ठीक है। जापान जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से जाना जाता है, ठीक है, कहता है सन राइजेस इन द ईस्ट, इट कम्स टू जापान फर्स्ट, सो व्हाई आई एम नॉट देयर। सो दैट इज वेयर यू विल फाइंड द 15 कंट्रीज. It is very easy to remember if you remember their locations. I'll try to first figure out pro-American countries here. So US, UK, European Union, pro-American, bolo, completely American, okay. Japan, pro-American, that is what. Australia, Canada, pro-American. So Australia, Canada, Japan, UK, US, EU, very easy to remember. Now you will try to find the great powers of Europe. The great powers of Europe are UK, France, Germany, Italy, they are there. They're also there, okay. Now you will try to find some countries which are Scandinavian countries very close to Europe. They might be becoming part of you can say NATO, the new members of NATO, and thereby you will find it is Finland and Sweden. Very easy to remember. What is the challenge? No challenge. Sweden and Finland are the new members of NATO, okay. So they are also the part of MSP, सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ओके. नाउ बड़ा इनका क्लोज नेबर है ना, स्वीडन फिनलैंड का एकदम बगल वाला कंट्री है नॉर्वे, नॉर्डिक सी के पास, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे है ना, तो स्वीडन फिनलैंड है, तो उनका जोग्राफिकल नेबर क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहाड़ तो एक ही है ना, जो नॉर्वे में पहाड़ वही फिनलैंड में पहाड़ वही स्वीडन में पहाड़, तो मिनरल मिल रहा है अगर स्वीडन में तो नॉर्वे में भी मिलेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि जोग्राफी इनकी एक ही है, कंट्रीज अलग अलग है, तो क्या हुआ, तो नॉर्वे फिनलैंड और स्वीडन एक साथ आ गए। अब बचा गया आपके पास इंडिया, तो हम तो हर जगह पहुंच ही जाते हैं, याद करना है तो एस्टोनिया याद करो कि भैया ये यहाँ क्या कर रहा है, ई फॉर यूरोप, ई फॉर एस्टोनिया। एस्टोनिया इज नथिंग बट अ ईस्टर्न यूरेशियन कंट्री, यूरोप में, यूरोप के ईस्टर्न साइड पे है और रशिया के नज़दीक है। इसको डर लगता रहता है बार बार रशिया से कि ये मार वार देंगे हमको, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो कंट्रीज हैं, इनको डर लगता रहता है कि रशिया कभी ना कभी टेक ओवर कर लेगा, तो ये नेटो के अलाइड कंट्रीज के साथ साथ में आ जाते हैं। तो एस्टोनिया वैसे आपको याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, समझ गए। तो हमेशा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम रट्टाफिकेशन नहीं कर रहे, हम कॉमन सेंस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मिल जा रही है। इंडिया इज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ इंटरगवर्नमेंटल फोरम ऑन माइनिंग, मिनरल्स, मेटल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोर्ट्स एडवांसमेंट ऑफ गुड माइनिंग गवर्नेंस। तो गुड माइनिंग गवर्नेंस के लिए क्या फ्रेमवर्क है, ये हमारे लिए जीके का क्वेश्चन हो जाता है। इंटरगवर्नमेंटल फोरम ऑन दिस इज फॉर गुड माइनिंग गवर्नेंस, ओके। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सी दे आर फोकसिंग ऑन सप्लाई चेन्स, क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन। Nelson Mandela Award for Health Promotion has been given to NIMHANS. NIMHANS क्या है? भारत सरकार का मेंटल हेल्थ का अस्पताल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, निम्हांस, ठीक है। नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन वॉज स्टैब्लिश्ड बाय WHO इन 2019, ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए, जिसमें इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सबको दे सकते हैं, सब एलिजिबल हैं जिन्होंने भी हेल्थ प्रमोशन में कंट्रीब्यूशन किया। अब इंडिया को तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड तो कहा ही जाता है, राइट। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड मेजर स्ट्राइड्स इन मेंटल हेल्थ। जी हाँ, हमारे यहाँ पागल खानाओं की संख्या बढ़ रही है क्योंकि पागल दिन प्रतिदिन पैदा होते जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ यूनिट्स आर सपोर्टेड इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री टुडे थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। अच्छा, मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस प्रॉब्लम, कितनों को लगता है मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस प्रॉब्लम? हाँ, कितनों को ये लगता है कि हमारा मेंटल, अच्छा एक मिनट रुको, नाम पढ़ लूँ कुछ बोलने के पहले। मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इशू, तुम्हारी या समाज की?
तुम्हारी मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इश्यू है समाज की? किसकी मेंटल हेल्थ? हाँ, मेंटल हेल्थ इज अ सीरियस इशू। हमारी तो खराब ही है। वाह, सोने के चम्मच में सोने के बिस्तर पे सोने वाले बच्चे, ठंडे पानी से नहाने वाले बच्चे, एसी में 12 घंटे पढ़ने वाले बच्चे, मेंटल हेल्थ हमारी खराब ही है। कैसे? क्या खराब है मेंटल हेल्थ में? सर हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग खराब है, बस इतनी सी बात है। डिप्रेशन हो रहा है क्या किसी को? सर मेंटल हेल्थ कुछ नहीं होता, बड़े कहते हैं सुबह जल्दी। बड़े कहते हैं सुबह जल्दी उठो, योगा करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, सुबह जल्दी उठो। नौकरी नहीं लग रही है, अरे सुबह जल्दी उठो। शादी नहीं हो रही, सुबह जल्दी उठो भाई। सही बात है। और सॉरी सॉरी, च्यवनप्राश भी खाना रहता है, 1 गिलास दूध और च्यवनप्राश, वो सर्दी में। एक्सक्लूसिव आइटम है। फोन को आग लगा दो, फोन को आग लगा दो। हाँ ऐसा नहीं, नहीं आप पेरेंट्स नहीं बोलते, क्या बात कर रही हो आप? नहीं बोलते पेरेंट्स हो अभी फ़ोन वोन को आग लगा दो, क्योंकि सबसे पहले उनके फ़ोन को हम आग लगाएंगे ना। हमसे ज़्यादा तो फ़ोन आप चलाती हो मम्मी। अनुपमा बैठ के फ़ोन में देखा करती हैं आजकल। सर आयरनी ये है कि एक्चुअली में वर्क करता है सुबह जल्दी उठना। मनीषा तुम इतनी सीरियस बात क्यों कर देती हो यार? ऑब्वियसली सुबह उठना हेल्पफुल है यार। अक्षय कुमार को नहीं देख रहे हो तुम? दैट इज नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम्हारे बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं, वो बेचारे कम फ़ोन चलाते होंगे, तुम ज़्यादा चलाते होंगे कंपैरिजन में। इंसा तुमको तो बोल सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनको तो लगता है कि अगर ये ज़्यादा फ़ोन चलाएगी तो कहीं ये लॉ छोड़ के लोगों के लॉ लगाने लग जाए, इसलिए वो तुमको मना करते हैं कि ऐसी चीज़ों से आप दूरी बना के रखिए। भाई ट्रॉल वॉल कर देती है, रील वील बना देती है, ये बहुत खतरनाक लड़की है, बच के रहिएगा इससे। वो सोता नहीं है अक्षय कुमार, वो जादू का भाई है, उसके साथ आया था। जादू के भाई के साथ नहीं आया था, वो टाइगर श्रॉफ के साथ आया था बेवकूफ़। ट्रू फॉर इंशा। ओके, तो जो मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, वो जेन्युइनली ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे जो केयर है, राइट, मेंटल हेल्थ में समझिएगा डिप्रेशन और एंजाइटी और ये सब नहीं आता। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूरो साइंसेस, अल्जाइमर की बीमारी है, ठीक है, ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो सकता। ये जाके निमहंस के सामने कह रहे हैं भर्ती कर लो हमको, हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब चल रहा है। आधे टाइम मैं डिप्रेशन में रहता हूँ। एक तो क्लैट कंसोर्शियम ने, बीसीआई ने कह दिया है हिंदी में कराओ, उसके बाद से नीट वाले भी अब क्लैट दे रहे हैं। मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई तो बहुत एक डार्क मीम हो जाएगा विनायक। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अंजलि कपूर की वजह से नहीं हो पा रही है पढ़ाई। सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गई। ओनली सम पीपल कैन अंडरस्टैंड दिस। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है, ये मीम की क्लास हो जाएगी वरना ये जज कर लेते हैं मेरे को। इंडियाज नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन टेलीमानस वॉज लॉन्च्ड ऑन 10 अक्टूबर 2022। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? आपको टेलीमानस अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये नेल्सन मंडेला अवार्ड लिख दीजिए, है ना, निमहंस के बारे में लिख दीजिए। मतलब सिर्फ आपको ये डेज लिखने हैं, ओके। और इंडिया में इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बाकी रीड कर लेंगे हम। और 10 अक्टूबर को किया है तो उसका कोई तो सिग्निफिकेंस हो गई ना, कोई तो मेंटल हेल्थ डे है। क्या है ये? नेशनल मेंटल हेल्थ डे। इतना लिख लिया अपन ने, हो गया, नोट्स खत्म। नेल्सन मंडेला अवार्ड मिल गया अपने को, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून को 40th एनिवर्सरी थी, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा द हिंदू का टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट ही आया हुआ था, देखा होगा आपने, रीड भी किया होगा, ठीक है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का ये ऑपरेशन था जून 1984 में।
पंजाब विटनेस्ड इंसर्जेंसी, पंजाब में इंसर्जेंसी आई थी। इंसर्जेंसी को खालिस्तानी मूवमेंट कहा जाता है, जो जरनैल सिंह भिंद्रावाले द्वारा संचालित था उस टाइम पे, जो एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट खालिस्तान बनाना चाहता था। 1983 को भिंद्रावाले अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ सिख श्राइन अकाल तख्त के अंदर गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और वहाँ से अपनी इंसर्जेंसी कैंपेन को चलाता है। तो 6 जून 1984 को इंदिरा गांधी की सरकार एक मिलिट्री एक्शन ऑर्डर करती है जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार इनटू द गोल्डन टेम्पल इन ऑर्डर टू रिमूव मिलिटेंट्स फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और जिसकी वजह से बाद में इंदिरा गांधी को असैसिनेशन कर दिया जाता है। तो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, अब देखो ये कितनी इंपॉर्टेंट थीम है, तुम इसको ज़रूर पढ़ना कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। कल ही परसों एक एडिटोरियल निकला था कि 1977 का इलेक्शन कैसा था। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के टाइम उसके बाद एक आपने पढ़ा कि यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो थी वो भी लगी थी, राइट। तो सब कुछ एक सीक्वेंस में हुआ। इसके बाद आप देखेंगे कि राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो गया, राजीव गांधी का भी असैसिनेशन हो गया। तो ये जो एपिसोड है इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री और इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में अक्सर नेग्लेक्टेड है, नहीं पढ़ाया जाता है। इसको रीड करिएगा, आई हैव अ गट फीलिंग कि कुछ ना कुछ तो इस बार आपको देखने को मिलेगा इस साइड से, राइट। राहुल गांधी उनके साथ बैडमिंटन खेलता था जिन्होंने इंदिरा गांधी को गोली मारी थी, जिनसे लोगों ने गोली मारी थी, ठीक है। राहुल गांधी वॉज चाइल्ड दैट, बच्चा था वो, छोटा सा 10-11 साल का। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली अप्रूव्ड ग्लोबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्ट्रैटेजी, ग्लोबल ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्ट्रैटेजी। अब देखिए 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। कोई आपसे पूछेगा कहाँ पे हुई है तो आप क्या बोलोगे? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग कहाँ हुई होगी? बोलो। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग वहीं होगी, वहीं हुई होगी जहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जहाँ पे WHO है, ठीक है। तो वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना। अब इसमें वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है क्या ये? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज नथिंग बट इट्स अ बॉडी ऑफ द मेंबर कंट्रीज, अराउंड 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ 186 मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO, राइट। 186 मेंबर कंट्रीज ऑफ WHO, दे कम टुगेदर। 186 नहीं है, 194 है, सॉरी, 194 member countries of WHO, they come together, they sit, they discuss the global health trends and then they try to take a resolution on that effect. Now this is talking about World Donor Day. This is talking about World Donor Day. So World Donor Day is every year annually celebrated on 14th of June. World Donor Day is annually celebrated on 14th of June. It is celebrated as a World Blood Donor Day, right? So what they are trying to promote now. So 14 June is celebrated as World Blood Donor Day. Okay. What are they trying to promote? Organ transplant. Now what is important for organ transplant? Tell me. What is important for organ transplant? What is important for organ transplant? Donor, healthy donor, okay. Along with the health of the donor, and the organ, it is also important the logistics involved with it. The logistics involved at it, okay. The diagnostics which are involved, the tests which are required to be conducted, right. So in countries are trying to create a regulation, a strategy that they can adopt by 2026 with respect to organ donation, and that is where you will find there is this specific day called as National Organ Donation Day. World Blood Donor Day आपने लिख लिया, National Organ Donation Day को आप लिख सकते हैं, ठीक है। Now this is where you will find that India had created this day on November 27th. Okay, because in 1994 we had created an organization called as NATO, was created in 1994, and this was basically the month of
July. Okay, just give me a quick minute here. So this is this National Organ Donation Day. There is this other World Organ Donation Day. World Organ Donation Day, which is celebrated on 13th August. So Blood Donor Day, 14th June. World Organ Donation Day, 13th August. National Organ Donation Day on 27th November. Okay, on 27th November. So these are the important 3 dates that you should remember with this. One of the questions could appear, and rest everything else is a good read. There are certain factual informations that you will find that the world's first successful organ transplant. Okay, very probable question. World's first successful organ transplant was kidney transplantation, which was undertaken by David Hume and Joseph Kelly. David Hume and Joseph Kelly at the Peter Brigham Hospital in Boston in 1954. In India, this came in 1971 at Christian Medical College, Vellore. CMC, Tamil Nadu is still yet known for kidney related issues. You ask your parents, they will tell you about this, right? So there we also have a national organ transplant program. We also have a national organ and tissue transplant organization, NATO, that was created in 1994. I already told you. We have a legal framework of 1994 which was amended in 2014 as of now, right? The act allows both deceased and living donors to donate their organs and tissues. The act made commercialization of organs a punishable offense and legalized the concept of brain death in India. Very, very important for you to note down. There are almost 17,000 to 18,000 organ transplants which are done every year, mostly in US and China, right? Mostly in US and China, and 10% of the world needs that 52% organs इंक्रीज होगा, मतलब 10% का जो है अभी 52% हो जाएगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट का. तो इसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं. फॉलोइंग दिस, ठीक है. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड सो फार. 1 2 3 4. This one was 5th. This one was 6th, 7th and 8th. So far we have covered 8 topics. Okay, moving to the next part of this aspect. Now, yeah, State of India's Environment Report. State of India's Environment Report is there in 2024. Center for Science and Environment has released this. First things first, Center of Science and Environment has released this. Okay, 2023 and 2024, India has experienced its second hottest year on record, that is 2023. First year was 2016. 2016 was there, right? There was a 24-hour high temperature recorded in the history. 122 years ऐसा नहीं हुआ था. 27 of the weather stations with record-breaking temperatures were mostly in Andhra Pradesh, Kerala and Tamil Nadu, right? The country recorded its hottest minimum temperatures in 122 years during 2023. Except for October, minimum temperatures remained above normal in other 5 months. Now, this is the trend where you will find that 2023 has the second hottest year and 122 years का जो record है वो break हुआ है. Most of the temperatures are high in the coastal regions. So, this is one report, very direct. बहुत सिंपल सी इसमें इंफॉर्मेशन है जो हमने रीड करी. ये प्रवाह सिस्टम है इसरो का. ये क्या है? तो इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरो थर्मोडायनेमिक एनालिसिस, राइट. ये प्रवाह सिस्टम क्या है? टेस्टिंग साइट है. क्या है? टेस्टिंग साइट है. हमारे जो एरोडायनेमिक्स होते हैं, हवा का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा स्पेस शटल पे, रॉकेट पे, वो सिस्टम इन्होंने बनाया है. तो प्रवाह को गगनयान प्रोग्राम को ट्रेन करने में, जहाँ पे ह्यूमन रिलेटेड लॉन्चेस करने हैं अपने को, उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है. तो प्रवाह कोड इज ऑपरेशनल टू सिमुलेट एयर फ्लो फॉर परफेक्ट गैस एंड रियल गैस कंडीशंस, राइट. Because the aerospace vehicle has to move through varying atmospheric pressures
एंड दैट इज़ वेयर एरोडायनेमिक एंड एरोथर्मल लोड्स, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. तो प्रवाह का फुल फॉर्म, प्रवाह का पर्पस, प्रवाह को रेगुलेट करने वाली बॉडी, ये आपको याद रखना है. इसके बाद सेनकाकू आइलैंड्स न्यूज़ में थे. अब ये सेनकाकू आइलैंड्स किसके बीच में है? तो सेनकाकू आइलैंड्स कहाँ पे हैं? ईस्ट चाइना सी में. कहाँ पे हैं? ईस्ट चाइना सी में. किसके बीच में डिस्प्यूटेड हैं? तो ये सेनकाकू आइलैंड्स चाइना के कोस्ट गार्ड में देखेंगे और जापानीज कंट्रोल्ड देखेंगे. तो आप चाइना और जापान के बीच में आपको ईस्ट चाइना सी में ये आइलैंड दिख जाएगा जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड्स. राइट, इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर काफ़ी अच्छी इंसाइट भी आई थी. द सेनकाकू आइलैंड्स हैव लॉन्ग बीन अ कंटेंशियस बोन ऑफ कंटेंशन. इसका हिस्ट्री जाके पढ़ने का ज़रूरत अपने को नहीं है. राइट, चाइना के पास में है टोक्यो. अभी इसको क्या है, 2012 से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं क्योंकि टोक्यो ने, गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट प्लेयर से इसको मूव कर लिया. और टोक्यो तब से क्या है, टोक्यो तब से कहता है कि आइलैंड जो है, ये आइलैंड ग्रुप जो है, ये हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब देखिए जापान जो है, सेनकाकू आइलैंड्स आप देख सकते हैं, ये आइलैंड्स हैं. ठीक है, अब देखिए जापान कहाँ पे आ जाता है? जापान यहाँ पे है, चाइना ये है. इस आइलैंड ग्रुप पे अगर आप मौजूद हो तो आपको इंटरनेशनल लॉ पता है. इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है कि आपका जो टेरिटोरियल जोन है वो आपकी ज़मीन से एक्सटेंड करेगा. तो चाइना अपना टेरिटोरियल जोन यहाँ तक कह रहा है, जापान इस आइलैंड पे आके खड़ा हो जा रहा है और कह दे रहा है कि हमारा टेरिटोरियल जोन, जो कि जापान का ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, लाइक दिस इट शुड हैव बीन देयर, या लाइक दिस इट शुड हैव बीन देयर, रादर जापान सेज, क्या कहता है सेनकाकू आइलैंड को, ईस्ट चाइना सी में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा देता है. अब देख सकते हो आप, वरना जापान का टेरिटोरियल जोन ऐसा रहता, ये जापान होता, ये चाइना होता, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ गया? सेनकाकू आइलैंड की वजह से आ गया. जहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन है वो जापान का क्लेम्ड बता रही है, जापान जो क्लेम करता है, और चाइना का आप देख सकते हो ये है. तो ये ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है, क्या है भैया? यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस है. ईस्ट चाइना सी में क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस. और आपको ये दिखाई देगा कि ये ताइवान इलाका है, ईस्ट चाइना सी, ये पूरी ईस्ट चाइना सी है. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैप के साथ ही कवर करेंगे तो ही समझ में आएगा, अदरवाइज नील बटे सन्नाटा बने रहेंगे इसमें. सेनकाकू आइलैंड जो हैं वो अपने को क्लियर हो गए, चाइना और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड है. ठीक है, ओपेक प्लस ने क्या किया है? ऑयल के जो एक्सटेंडेड ऑयल कट आउटपुट्स, यानी कि अब तेल कम पैदा करेंगे. हर बार ये लोग यही करते हैं, कभी प्रोडक्शन हाई कर देते हैं. जैसे ही ये लोग प्रोडक्शन हाई करते हैं, ऑयल प्राइसेस क्या होते हैं? इंटरनेशनली कम हो जाते हैं. जैसे ही अगर प्राइस मान लीजिए ऑयल का हाई हो रहा है, मतलब इन्होंने अपना प्रोडक्शन क्या कर रखा है? कम कर रखा है. और अगर अपने ऑयल के प्रोडक्शन को ये लोग और कट करेंगे तो प्राइसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्राइस और महंगा हो जाएगा. प्राइस महंगा होगा ओपेक कंट्रीज़ के लिए, लेकिन दिक्कत खड़ी हो जाएगी रशिया के लिए. रशिया का तेल देखिए, अच्छा ओपेक प्लस में एक्चुअली रशिया भी आता है. ओपेक प्लस में रशिया भी आता है. ओपेक अलग है ओपेक प्लस से, ये याद रखिएगा. ठीक है, ओपेक कंट्री जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो अलग है. ओपेक प्लस में वो कंट्रीज आती हैं जो ओपेक का पार्ट नहीं है. तो ओपेक का पार्ट देखते हैं कौन कौन है. सारे के सारे गल्फ कंट्रीज हैं. पहले तो सऊदी अरेबिया, यूएई दिखाई देगा, अपने को दिखाई दे रहा है. फिर कुवैत को मार्क कर लें यहाँ पे, कुवैत. ठीक है, ये गल्फ कंट्रीज हो गई. अब ईरान के प्रो कंट्रीज मार्क कर लें, ईरान, इराक, लीबिया. ठीक है, ईरान, इराक, लीबिया, अल्जीरिया. राइट, उसके बाद कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गबॉन, नाइजीरिया, कॉन्गो. और ये साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला. अच्छा, वेनेजुएला की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से नहीं बनती है. इसमें 23 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, लेकिन ओपेक प्लस में कौन है? रशिया. अब रशिया ने क्यों ओपेक प्लस के अंदर डिसाइड किया कि वो अपना तेल को कम करे? क्यों कम करे? इसलिए प्रोडक्शन कम करेगा क्योंकि रशिया का तेल सस्ता होते जा रहा है. ओपेक वाली कंट्रीज़ का तेल महंगा होते जा रहा है और रशिया के तेल का प्राइस सस्ता हो. तो रशिया ने बोला कि यार हम भी अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव होगा. राइट, रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, साउथ सुडान, दीज आर द कंट्रीज विच आर द पार्ट ऑफ ओपेक प्लस.
Saudi Arabia is the largest producer among OPEC. Russia even produces more oil than Saudi Arabia, right? But it is not part of OPEC, it is OPEC plus. इंडिया और ओपेक प्लस की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है. ये फैक्ट के तौर पे आपको याद होना चाहिए. 85% अपना क्रूड ऑयल जो है वो कंज्यूम कर जाता है, इसलिए हमारी इकॉनमी कहते हैं ऑयल मार्केट्स हमारे बड़े वल्नरेबल हैं, राइट. अगर 2% ऑफ ग्लोबल सप्लाई से उसने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, इंडिया में एनर्जी इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिकवरी होने में दिक्कत हो सकती है. 1960 से ओपेक जो है वो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को संचालित करता है, कोऑर्डिनेटेड ऑयल प्रोडक्शन टारगेट्स बनाता है जिससे प्राइस स्टेबल हो सके और कंज्यूमर्स तक सप्लाई पहुंच सके. 2016 को ओपेक प्लस एक अलायंस बना दिया, emerged as an alliance between OPEC member nations and 10 other producing countries. यानी 23 कंट्रीज OPEC की प्लस 10 अदर कंट्रीज मिलके कब बनी, 2016 में इन्होंने बना दिया एक संगठन जिसका नाम है OPEC प्लस. और OPEC जो है ये आपको दिखाई देगा कि ये काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. 1960s में बना था, 1960s में ये बना था. लेट मी टेल यू दैट ईयर. ठीक है, बगदाद इराक 1960, वो ऊपर लिखा हुआ है, बगदाद इराक में बना था 1960. तो ओपेक बना 1960 में, ओपेक प्लस बना 2016 में. ये चीज़ अपने को ध्यान में रहेगी, अपन इसको लिख लेंगे एज इट इज़, है ना. ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हमारे पास 1 2 3 4 हाँ ये लिविंग विल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है. क्लैट में 100% आएगा, कोई ना कोई एक सवाल इसके ऊपर आ जाएगा. बिल्कुल, जस्टिस MS सोनाक ही इज़ द जज ऑफ अ गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट. 100% है कि ये सवाल आपको क्लैट में दिखेगा, मैं प्रिडिक्ट कर देता हूँ पहले से ही. हाई कोर्ट का सवाल है, कोर्ट है, 100% क्लैट कंसोर्शियम पूछेगा, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट. तो जस्टिस MS सोनाक हैं, हु इज़ द जज. इन्होंने एक लिविंग विल को रजिस्टर कर दिया है. लिविंग विल क्या होती है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मरने के पहले प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पे अगर आपको कोई मेडिकल केयर है या मेडिकल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, राइट, इन विच यू आर नो लॉन्गर एबल टू मेक दोज डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, आप अपनी एक वसीयत प्रिपेयर कर दोगे कि मेरे अगर सेंस ख़त्म हो जाए, मैं ना बता पाऊँ उस टाइम पे, तो मेरे को कितना मिनिमम मेडिकल केयर और मेडिकल फैसिलिटी तुम लोग को अवेल करानी है. 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको कितना चाहिए, कैसे चाहिए, वो एक राइट है एक ऐसे इंडिविजुअल का, राइट. फंडामेंटल राइट टू डाई पीसफुली एंड विद डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ. ये अपने को फैक्चुअल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह पता होना चाहिए. बात है यूथेनेशिया से रिलेटेड ही है. सेल्फ को अगर मारने के लिए हम अनुमति दे दें और बोल दें कि हमें जिंदा नहीं रहना, तो उसको लिमिटेड सेंस में इंडिया अलाउ करता है. पैसिव यूथेनेशिया इंडिपेंडेंट सेंस में अलाउ होता है इंडिया में. अगर आप टर्मिनली इन पेशेंट हैं, आप मरने ही वाले हैं, वेंटिलेटर हटा देंगे तो आप निपट ही जाएंगे, तो उस केस में वेंटिलेटर हटा देने से आपकी मौत हो जाती है, तो उसको मर्डर नहीं बोलेंगे, ठीक है. और अगर आपने खुद से कह दिया कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है तो मुझे जहर दे के मार दिया जाए, तो पैसिव यूथेनेशिया मतलब आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देंगे, आपके बॉडी में कुछ इंजेक्ट नहीं करेंगे जिससे आपकी मौत हो जाए. अगर आप किसी ऐसे बॉडी सपोर्ट सिस्टम पे जी रहे हैं तो सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाएगा ताकि आपका ब्रेन जो है वो डेड हो जाए और फिर आपको डेथ डिक्लेयर किया जाए. ये सब बड़ा न्यू ट्रेंड है. इसमें लिविंग विल जो है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मरने के बाद आपके साथ दुर्व्यवहार हो उससे पहले आप बता दो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं भैया, ठीक है. जस्टिस MS सोनाक ने बनाई नहीं है, उन्होंने रजिस्टर करी, मतलब किसी ने लिविंग विल कोर्ट के सामने रखी होगी, कोर्ट ने कहा कि हाँ ऐसी वसीयत आप बना सकते हैं. इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे रीड कर लीजिएगा. ये इंपॉर्टेंट है जीके के पार्ट से, ये लीगल के पार्ट से इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला जो एस्पेक्ट है वो जीके के पार्ट से इंपॉर्टेंट है. बाकी जो न्यूज़ है इसको मैं नेक्स्ट क्लास से टेकअप करूँगा, जहाँ पे हमें इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन करेंसी के बारे में पढ़ना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, तेलंगाना स्टेटहुड डे के बारे में पढ़ना है, ठीक है. वैसे मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, RBI गोल्ड रिजर्व है, आप इसको खुद से भी देख सकते हैं, और पाई चेक ऑन CSIR है, इसको आप खुद से भी देख सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए आई विल टेक इट अप द जून का सेकेंड पार्ट, ठीक है. अब नॉट देखो, अब मैं एक है कि PDF बहुत सिंपल, बहुत फैक्चुअल और बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं,
बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा इसको रीड करने का आपको ज़रूरत नहीं है, जितना बता रहे हैं सिर्फ इतना पढ़ते हुए चलिए, जून से आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा। बाकी फोकस ज़्यादा करिए आप आपके लीगल पे, आपके सीआर पे और आपके क्यूटी पे, क्योंकि ये आपके ज़्यादा रिवॉर्डिंग सेक्शंस हैं। जीके उतना रिवॉर्डिंग है नहीं, जीके में जितना मेहनत करो उतना रिटर्न मिलता नहीं है। इस जगह पे अपने को ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और इसके दम पे आप क्लैट फोड़ सकते हो। क्लैट में सिर्फ सिलेक्शन नहीं कराना है, क्लैट में रैंक पाना भी एक हमारा बहुत बड़ा टास्क है, और रैंक जीके के माध्यम से नहीं आती है। रैंक लीगल, सीआर और क्यूटी में तुम 100% करके आओ, 100% एक्यूरेसी बना के आओ इन 3 सेक्शंस में, तुम देखो तो कैसे नहीं तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कैसे नहीं होगा। जय बोरा जैसा टैलेंटेड लड़का जो रैंक 1 लेके आया, उसने भी ये बात बोला कि वो ही वॉज जस्ट लकी कि जीके इस बार पैसेज ओरिएंटेड आ गई, वरना उसको भी नहीं पता था कि वो कैसे करेगा, लेकिन उसको ये पता था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो लीगल, सीआर और क्यूटी ये 100% एक्यूरेसी आपको देंगे। सीआर में फिर भी कम है, लेकिन लीगल और क्यूटी तो देगा। जीके इज लेस रिवॉर्डिंग। ठीक, तो जीके की लिमिटेड प्रिपरेशन करिए। आज का न्यूज़पेपर आई विल सेंड इट इन अ वाइल आफ्टर हाईलाइटिंग। वैसे ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला था नहीं आज के पेपर में, फिर भी आपके लिए भेज दूंगा मैं, आप रीड कर सकते हैं और इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डे। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।